नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज आपके सामने हाजिर है एक नए टॉपिक के माध्यम से, और टॉपिक हमारा कोलन क्लासिफिकेशन से रिलेटेड रहेगा, यानी कि द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति से संबंधित हम बात करने वाले हैं। और आपको बता दूं दोस्तों कि नए नए टॉपिक्स व नए नए जो भी स्टडी मटेरियल है, वो स्टडी मटेरियल मेरे द्वारा और भाई रमाकांत के द्वारा आपको लगातार उपलब्ध करवाया जा रहा है। उम्मीद करता हूं आपको भली प्रकार से वो समझ में आ रहा है। इसके साथ ही कई प्रकार की टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए निरंतर उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके साथ ही आपके लिए अलग अलग मोड यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में क्विजेज का भी प्रारंभ कर दिया गया है, जो कि आपको डेली रात्रि 9 बजे या फिर कभी 10 बजे आपको समय समय पर उपलब्ध होती रहती है। तो दोस्तों, आज की शुरुआत करेंगे हम एक नए टॉपिक के माध्यम से, और टॉपिक आज का हमारा रहेगा टाइम आइसोलेट। यानी कि टाइम आइसोलेट से संबंधित हम बात करने वाले हैं। टाइम आइसोलेट प्रैक्टिकल पार्ट है कोलन क्लासिफिकेशन का, और इस प्रैक्टिकल पार्ट को हम यहां से क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, ऐसा कोई क्वेश्चन अगर प्रैक्टिकल पार्ट से यानी कि टाइम आइसोलेट से आता है तो वो यहां से आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मैं जैसा कि हमेशा से कहता आया हूं, जो भी चैप्टर करवाते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, यानी कि कोई भी बंदा जो नया है, नया स्टूडेंट है या फिर कोई पुराना स्टूडेंट है, तो वो भली प्रकार से यहाँ क्या कर सकता है, टॉपिक को क्लियर कर सकता है, अपना जो कंसेप्ट है वो यहाँ से क्लियर कर सकता है। तो आइए मिलते हैं एक नए मोटिवेशनल कोट के साथ आज की क्लास में। आज का नया मोटिवेशनल कोट है, खुल जाएंगे सभी रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तू जिद पर अड़ तो सही। तो यही एक मोटिवेशनल कोट है दोस्तों आज का, कि सभी रास्ते आपके ओपन हो जाएंगे, सभी रास्ते खुल जाएंगे, लेकिन आपको करना क्या होगा, लगातार आपको मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और आपको पता है सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूं दोस्तों कि लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो आज का चैप्टर हमारा टाइम आइसोलेट से संबंधित है, और टाइम आइसोलेट जैसे कि आप देख रहे हो हेडिंग आपकी, टाइम आइसोलेट, जिसको हम हिंदी में समय एकल के नाम से भी जानते हैं। इसी समय एकल को हमें अगर और बात करें तो इसी को हम कहते हैं काल एकल। समय एकल, काल एकल या फिर टाइम आइसोलेट, आपकी सारी की सारी एक ही चीज है। इसी को हम क्या कहते हैं भाई, इसी को हम कहते हैं समय एकल, समय एकल, और इसी को कहा जाता है आपका काल एकल। इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, काल एकल। यानी कि कहीं भी मैं टॉपिक में चैप्टर में बात करूं समय एकल की, काल एकल की, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि समय एकल या काल एकल किसका अन्य नाम है। तो ये टाइम आइसोलेट का ही क्या है भाई, दूसरा नाम है, या हिंदी में से क्या कहा जाता है, समय एकल या काल एकल के नाम से जाना जाता है। ये समय एकल या काल एकल आपको कोलन क्लासिफिकेशन की जो बुक है, जो कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा लिखी गई थी, उस बुक में ये चैप्टर आपको मिलेगा दोस्तों। कोलन क्लासिफिकेशन के देखिए दोस्तों 3 पार्ट है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं उनके बारे में भी कई बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं आपको यहां से बता दूं, कोलन क्लासिफिकेशन जो है यानी कि सीसी की हम बात कर रहे हैं, वो सीसी 3 भागों में डिवाइड है। 3 भाग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला भाग है इसका बेसिक क्लासिफिकेशन। बेसिक क्लासिफिकेशन, बेसिक क्लासिफिकेशन। इसी का दूसरा भाग है दोस्तों शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन, शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन। इसी का दूसरा भाग क्या है, शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन, और इसी का तीसरा भाग है शेड्यूल ऑफ क्लासेस एंड स्केड बुक्स। शेड्यूल ऑफ क्लासेस, क्लासेस एंड स्केड बुक्स। स्केड बुक्स 3 भागों में डिवाइड किया गया है आपके कोलन क्लासिफिकेशन को। 3 इसके पार्ट है, और ये पार्ट कई बार एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं दोस्तों कि
कोलन क्लासिफिकेशन का छठवां जो संस्करण है, सिक्स्थ एडिशन है, उस सिक्स्थ एडिशन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो ये इसके 3 पार्ट है दोस्तों, बेसिक क्लासिफिकेशन, शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके अलावा शेड्यूल ऑफ क्लासेस एंड स्केड बुक्स। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हो गए किसके? कोलन क्लासिफिकेशन के। और इसी के दूसरे पार्ट में यानी कि शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन में आपका दिया गया है टाइम आइसोलेट। क्या दिया गया है इसमें? टाइम आइसोलेट। इसी में आपका दिया गया है टाइम आइसोलेट। ये टाइम आइसोलेट आपको दूसरे भाग में चैप्टर नंबर 3 पर मिलेगा। कितने, यानी कि अध्याय कौन सा रहेगा इसका? इसका अध्याय रहेगा 3 नंबर। अध्याय 3 में ये दिया गया है। और अध्याय 3 में भी अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर, तो ये दिया गया है आपका पेज नंबर 2.7 पर। पेज नंबर 2.7 पर क्या दिया गया है? आपका टाइम आइसोलेट दिया गया है। इसकी बिल्कुल बेसिक सी जानकारी है। टाइम आइसोलेट को समय एकल या काल एकल के नाम से जानते हैं। और ये आपको कहाँ मिलता है? तो ये सीसी में मिलता है आपको, कोलन क्लासिफिकेशन, जो कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा 1933 में पब्लिश की गई थी। ओके, यहाँ इसके 3 पार्ट आपको देखने के मिलते हैं। एक ही बुक के 3 पार्ट है, अलग अलग 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। बेसिक क्लासिफिकेशन, शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन और शेड्यूल ऑफ क्लासेस एंड स्केड बुक्स। इसके दूसरे भाग में आपको मिलता है टाइम आइसोलेट, जो कि चैप्टर 3 में दिया गया है। आपको लिखा हुआ मिलेगा ऊपर चैप्टर नंबर 3 और नीचे आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर 2.7। तो ये टाइम आइसोलेट आप वहां से देख सकते हो। वहां इसकी पूरी सारणी दी गई है टाइम आइसोलेट, जिसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक भाग आपका T1 और दूसरा भाग आपका T2। T1 और T2 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। 2 इसके स्तर है, ये 2 क्या है? इसके लेवल्स है। तो इसकी हम बात करेंगे दोस्तों। इसका जो प्रयोग है टाइम आइसोलेट का, इसका प्रयोग किसी भी मुख्य वर्ग के साथ किया जा सकता है। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है यहां से कि इसका जो प्रयोग है वो किसी भी मुख्य वर्ग यानी कि किसी भी मेन क्लास के साथ किया जा सकता है। किसी भी मुख्य वर्ग, या जिसको हम क्या कहते हैं भाई अंग्रेजी में? मेन क्लास। ठीक है, किसी भी मुख्य वर्ग या फिर मेन क्लास, किसी भी मुख्य वर्ग या मेन क्लास के साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है। किसका? टाइम आइसोलेट का। ठीक है, अब देखते हैं टाइम आइसोलेट की दोस्तों आवश्यकता कहां पड़ती है हमें, इसकी आवश्यकता हमें क्यों होती है? तो दोस्तों इसकी आवश्यकता जो है, इसकी आवश्यकता उन सभी विषयों में होती है जहां स्थानीय विवरण या फिर स्थानीय इतिहास का संबंध अध्ययन जो है वो हम समय के संदर्भ में करते हैं। उन सभी जगह किसकी आवश्यकता होती है? उन सभी जगह आपको टाइम आइसोलेट की या फिर समय एकल की आवश्यकता होती है। तो इसकी आवश्यकता, सबसे पहले आवश्यकता लिखना कोई बड़ी बात नहीं है यहां से, लेकिन आपको ध्यान में होना चाहिए कि इसकी आवश्यकता उन सभी विषयों में होती है जहां स्थानीय विवरण या स्थानीय इतिहास का अध्ययन हम समय के संदर्भ में करते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसके संयोजक चिन्ह की या इसके योजक चिन्ह की हम बात करते हैं। ये योजक चिन्ह आपको कई एग्जाम्स के कई क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करें इसके योजक चिन्ह की। भाई इसका योजक चिन्ह क्या है? तो देखो दोस्तों, इसका योजक चिन्ह की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान समय में यानी कि हम जिस एडिशन की बात कर रहे हैं, 6th एडिशन की हम बात कर रहे हैं। कौन सा एडिशन? आपका 6th एडिशन की हम यहां से बात कर रहे हैं। 6वां जो संस्करण है उस 6वें संस्करण की हम बात कर रहे हैं। और इस 6वें संस्करण में दोस्तों इसका योजक चिन्ह जो है वो सिंगल इनवर्टेड कोमा है। क्या है आपका? सिंगल इनवर्टेड कोमा है, या फिर इसी को हम उल्टा उदाहरण चिन्ह भी कहते हैं। हिंदी में गए तो इसको उल्टा उदाहरण चिन्ह, उल्टा उदाहरण चिन्ह के नाम से जानते हैं। यानी कि कहीं भी अगर हम टाइम आइसोलेट को किसी भी मेन क्लास के साथ जोड़ते हैं, किसी भी पक्ष के साथ जोड़ते हैं, तो वहां हमें किसका यूज करना होगा भाई? इसी उल्टे उदाहरण चिन्ह का यूज करना होगा, इसी सिंगल इन्वर्टेड कोमा का हमें यूज करना होगा। अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं हम कि क्या शुरुआत से जब इसका फर्स्ट एडिशन आया था उस समय से ही यही योजक चिन्ह इसको जोड़ने में, अन्य मेन क्लास से जोड़ने के लिए इसी योजक चिन्ह का यूज किया जा रहा था? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले इसका जो योजक चिन्ह था दोस्तों, 1 से लेकर 3 संस्करणों तक इसका योजक चिन्ह केवल और केवल आपका क्या था भाई? कोलन था। ठीक है, कौन सा योजक चिन्ह था? कोलन।
कोलन था जिसको हम दो बिंदुओं से डिनोट करते हैं। ओके, इस कोलन सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। ये कोलन सिंबल कब तक इसमें अवस्थित था? 1 से लेके 3 संस्करण तक, यानी कि फर्स्ट टाइम जब इसका यूज किया गया था, इस कोलन सिंबल का, वो यूज किया गया था आपका टाइम आइसोलेट के लिए। हालांकि अगर हम इसके कोलन क्लासिफिकेशन के पूरे विवरण की जैसे बात कर चुके हैं पिछली क्लास के माध्यम से, जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से एडिशन में कौन कौन से योजक चिन्ह या कनेक्टिंग सिंबल्स का यूज किया जाता है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसके फर्स्ट एडिशन में सभी जो एलिमेंट्स है पीएमएसटी के, उन एलिमेंट्स को जोड़ने के लिए किसका यूज किया गया था? आपका कोलन का यूज किया गया था। उसके बाद में कौन कौन से संस्करण में कौन कौन से योजक चिन्ह आपके आए थे, कौन कौन से योजक चिन्ह का यूज किया गया था, ये सारी बातें पिछली क्लास के माध्यम से हम कर चुके हैं। हम बेसिक सी बात करेंगे यहां से किसकी? टाइम आइसोलेट के कनेक्टिंग सिंबल की। वर्तमान समय में इसको जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है? आपका सिंगल इन्वर्टेड कोमा या फिर उल्टे उदाहरण चिन्ह का यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन 1 से लेकर 3 संस्करण तक इसमें किसका यूज किया जाता था? इसमें 1 से लेकर 3 संस्करण तक या तीसरे एडिशन तक इसमें जो है केवल और केवल कोलन जो कनेक्टिंग सिंबल है उसका यूज इसमें किया जाता था। कोलन कनेक्टिंग सिंबल का यूज 1 से लेकर 3 संस्करण तक किया गया था। लेकिन इसके चौथा जो संस्करण था दोस्तों, उस चौथे संस्करण में क्या कर दिया गया? चौथे संस्करण में इसका कनेक्टिंग सिंबल चेंज कर दिया गया था। और चौथे संस्करण में इसका कनेक्टिंग सिंबल क्या आया था? चौथे संस्करण में इसका कनेक्टिंग सिंबल आया था दोस्तों आपका डॉट। यानी कि चौथे संस्करण की अगर मैं बात करूं तो यहां से चौथे संस्करण में इसका कनेक्टिंग सिंबल डॉट आ गया था। यानी कि बिंदु जिसको कहते हैं हम, वो बिंदु इसमें क्या था? चौथे संस्करण में शामिल कर लिया गया था, जो कि चौथे संस्करण से लेकर 6वें संस्करण तक इसमें रहा था, 6वें एडिशन तक इसमें रहा था। कौन सा भाई? आपका डॉट जो है, या जिसको हम बिंदु कहते हैं, इस प्रकार का बिंदु जो है वो किसके लिए यूज किया गया था? आपके टाइम आइसोलेट के लिए यूज किया गया था, कोलन के चौथे संस्करण से लेकर 6वें संस्करण तक। लेकिन अगर हम अभी बात करें प्रेजेंट समय की, तो हम इस अभी किस एडिशन की बात कर रहे हैं? 6वें संस्करण का रीप्रिंट जो एडिशन है, इस रीप्रिंट एडिशन की हम बात कर रहे हैं। इस रीप्रिंट एडिशन में इसका कनेक्टिंग सिंबल जो है वो चेंज कर दिया गया था। और चेंज करके क्या रखा गया था दोस्तों? इसका रीप्रिंट एडिशन में इसका कनेक्टिंग सिंबल आपका उल्टा उदाहरण चिन्ह या सिंगल इन्वर्टेड कोमा रखा गया था। तो ये बेसिक सी जानकारी है जो हमें पता होना बेहद जरूरी है। कई बार एग्जाम्स में बेसिक जो क्वेश्चन है वो यहां से पूछ लिए जाते हैं कि कोलन क्लासिफिकेशन के 6वें संस्करण में 1 से लेकर 3 तक कौन से कनेक्टिंग सिंबल का यूज किया गया था। या फिर आपको पूछा जा सकता है कि डॉट जो योजक चिन्ह है, डॉट, उस डॉट योजक चिन्ह का यूज कोलन क्लासिफिकेशन के किस एडिशन में किया गया था। ये बेसिक सी जानकारी है, आपको नॉलेज होना यहां से बेहद जरूरी है। आगे देखिए हम बात करते हैं टाइम आइसोलेट की, हम बात कर रहे हैं। और टाइम आइसोलेट में अगर मैं बात करूं यहां से, तो टाइम आइसोलेट की अगर बात करें तो दोस्तों टाइम आइसोलेट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी कि टाइम आइसोलेट के 2 स्तर होते हैं। 2 कौन कौन से स्तर होते हैं उनकी बात हम यहां से शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि कोलन क्लासिफिकेशन के 2 कौन कौन से स्तर होते हैं। तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 2 भाग कौन कौन से? देखिए, टाइम आइसोलेट की हम बात कर रहे हैं। टाइम आइसोलेट, इस टाइम आइसोलेट को कितने भागों में डिवाइड किया गया? आपके 2 भागों में। प्रत्येक बात जो मैं यहां पर आपके सामने बोल रहा हूं, जो भी बात यहां से बोली जा रही है नोट करते रहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टाइम आइसोलेट को 2 भागों में पूछा जा सकता है। टाइम आइसोलेट के कितने स्तर होते हैं, या टाइम आइसोलेट को, समय एकल को, काल एकल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो 2 भागों में डिवाइड किया है। इसका पहला भाग क्या है? इसका पहला भाग या इसका फर्स्ट जो भाग है वो है दोस्तों T1। पहले भाग को हम T1 के नाम से जानते हैं, और दूसरा इसका जो भाग है उसे T2 के नाम से जानते हैं। T1 और T2 जो है टाइम आइसोलेट के 2 स्तर है, या 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है T1, दूसरा है T2। अब देखिए T1 जो होता है दोस्तों, वो T1 क्या होता है? एक निश्चित समय होता है। T1 में आपका किस प्रकार का समय आता है? तो वो निश्चित समय आता है।
या इसमें निश्चित समय को शामिल किया गया है। T2 की अगर मैं बात करूं यहां से, तो इसमें अनिश्चित समय दिया गया है, अनिश्चित समय दिया गया है। ये अनिश्चित समय किस प्रकार का दिया गया है उसकी भी बात हम आगे जरूर करेंगे। तो यहां से ये छोटा सा कंसेप्ट है, समझ में आया आप लोगों को कि टाइम आइसोलेट को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग है T1 जिसको हम निश्चित समय के रूप में जानते हैं, और दूसरा भाग है इसका T2 जिसको अनिश्चित समय के रूप में जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं कि T1 जो है दोस्तों उसमें किस प्रकार का निश्चित समय आता है और T2 में किस प्रकार का समय आता है या किस प्रकार का समय दिया गया है। तो सबसे पहले मैं बात करूं यहां से T1 की। अब T1 में दोस्तों किस प्रकार का समय आता है आपका, तो उसकी बात हम यहां से शामिल करेंगे। देखो T1 में दो प्रकार का समय आता है। दो प्रकार कौन कौन से, एक समय आता है आपका BC, एक समय आता है आपका BC जिसको हम बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा से पूर्व का जो समय है उसे हम T1 में शामिल करते हैं। बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व भी इसको हम कह सकते हैं, या फिर इसको आपको लिखा मिलेगा जैसे कि 599 BC। यानी कि ये क्या बताना चाह रहा है आपको कि आपको समय बताना है, ये समय है कब का, BC यानी कि 599 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पहले की ये बात कर रहा है, क्राइस्ट से पहले। इसके साथ ही दोस्तों अगर मैं बात करूं, पहला है BC जिसको हम ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं। किस नाम से, ईसा पूर्व के नाम से, या फिर हम इसे इंग्लिश में कहें तो बिफोर क्राइस्ट। दूसरा आपका समय है इसी T2 का, T1 का दूसरा भाग क्या है, इसमें BC के अलावा आपको दिया गया है AD। BC के अलावा कौन सा दिया गया है, AD दिया गया है, AD। ओके, AD मतलब आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ से बात करूं तो ईसा के मृत्यु के पश्चात का जो समय है उसे हम AD से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी कि ईसवी सन भी इसको कह सकते हैं, या ईसवी काल के नाम से भी इसको जानते हैं। ईसवी काल या ईसवी समय के नाम से इसको जानते हैं, जो कि ईसा की मृत्यु के बाद का समय है। दो प्रकार का समय है हमारे पास T1 के अंदर, एक है आपका BC और दूसरा है आपका AD। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा से के जन्म से पूर्व है या ईसा से पहले की बात ये यहाँ कर रहा है। इसके अलावा दूसरा समय आपके पास AD है, AD जो कि आफ्टर डेथ है, यानी कि ईसा के मृत्यु के बाद का समय है, जिसको हम हिंदी में ईसवी काल भी कहते हैं। कई जगह आपको देखने का मिलेगा जैसे कि 1950 ईस्वी, इसका मतलब क्या है भाई, ईस्वी जो है वो ईसा के बाद का जो समय है उसे डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यहां से आपको ये T1 का जो समय है ये आपको यहां से याद रखना है। इसके साथ ही दोस्तों T1 में है ना, T1 जो है उस T1 में समय एकलों को दर्शाने के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग किया गया है। यानी कि अंग्रेजी के जो अल्फाबेट्स है, कैपिटल जो अल्फाबेट्स है, उन कैपिटल अल्फाबेट्स का यूज T1 के समय को दर्शाने के लिए किया गया है। तो आपको ये भी बेसिक क्वेश्चन है, यहां से पूछा जा सकता है कि टाइम आइसोलेट के प्रथम स्तर में यानी कि T1 में समय एकलों को दर्शाने के लिए किन चिन्हों का प्रयोग किया गया है, या फिर अंग्रेजी के किन अक्षरों का प्रयोग किया गया है। तो आपको यहां से याद रखना है कि इसको दर्शाने के लिए किसका यूज किया गया है, आपका इसको दर्शाने के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों या दीर्घ अक्षरों का प्रयोग किया गया है। तो T1 में समय को दर्शाने के लिए, T1 में समय एकलों को दर्शाने के लिए, समय एकलों को दर्शाने के लिए, एकलों को दर्शाने के लिए किसका यूज किया जाता है भाई, आपका दर्शाने के लिए आपका कैपिटल अल्फाबेट्स का यूज किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं अंग्रेजी के दीर्घ अक्षरों का प्रयोग किया गया है, या फिर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग किया गया है। अंग्रेजी के दीर्घ अक्षरों का प्रयोग किया गया है, या फिर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का, या फिर हम कह सकते हैं अल्फाबेट्स, अंग्रेजी के जो अल्फाबेट्स है उनमें से कैपिटल अल्फाबेट जो है उनका प्रयोग यहां से किया गया है। ये बात हो रही है आपकी T1 की। अब देखिए T1 की ये हम बात करते हैं आगे। तो T1 में दोस्तों क्या है,
T1 में समय एकलों को दर्शाने के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग किया गया है। जैसे कि बड़े अक्षर कौन कौन से हो गए आपका A B C D ऐसे करके आपका Z तक की जो अल्फाबेट्स है उनका यूज यहां किया गया है। दूसरी बात करते हैं हम T1 के बारे में। सबसे पहले जो हम समय की बात करेंगे वो BC की बात करेंगे, यहां से बिफोर क्राइस्ट की बात करेंगे, या फिर हम कहेंगे ईशा पूर्व की हम बात करेंगे, यहां से ईशा पूर्व। अब देखिए ईशा पूर्व का जो समय है उसको किससे डिनोट किया जाता है, यह भी आपको बेसिकली यहां से पूछा जा सकता है कि ईसा से पूर्व का समय को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा एकल नहीं है, या फिर कौन सा एकल आपके लिए इस BC को दर्शाता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले BC की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो BC को A से लेकर C तक डिवाइड किया गया है, यानी कि अंग्रेजी के A से लेकर C तक का जो अल्फाबेट है वहां तक क्या है आपका पूरा BC है। यानी कि A से भी किसको डिनोट करते हैं, BC को डिनोट करते हैं, B से भी BC को डिनोट किया गया है, और C से भी आपका BC को ही डिनोट किया गया है। तो आपको यहां से याद रखना है BC जो है वो BC कहां तक है भाई, आपका A से लेकर C तक है, ठीक है। अंग्रेजी का A से लेकर C तक क्या है आपका पूरा BC है, ठीक है। ये बात आपको यहां से ध्यान रखनी है। अब आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा वर्ण, जैसे कि आपको 4 अल्फाबेट यहां दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि कौन सा अल्फाबेट BC को डिनोट नहीं करता है, तो आपको जैसा कि पता है कि A BC को डिनोट करता है, B भी BC को डिनोट करता है, C भी BC को डिनोट करता है, लेकिन D जो है वो BC को डिनोट नहीं करता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है यहां से कि BC जो है ईसा पूर्व जो है उसको A से C तक डिनोट किया गया है। A आपका BC है, B भी आपका BC है, उसके अलावा C भी आपका क्या है भाई BC है। अब देखिए A में BC का जो समय है उसको किस प्रकार दर्शाया गया है उसकी बात हम यहां से कर लेते हैं। अब देखिए A में जो है BC की बात कर रहे हैं हम, BC में आपका A अल्फाबेट है। इस A अल्फाबेट को किसके लिए यूज किया गया है, तो इसको यूज किया गया है बिफोर 9999 BC के लिए इसको यूज किया गया है। बिफोर 9999 BC के लिए किसको यूज किया गया है, आपका केवल और केवल A जो अल्फाबेट है, ये अल्फाबेट किसको डिनोट करता है, ये 9999 BC को डिनोट करता है। ओके, इसके साथ ही A के कुछ सब डिविजन्स दिए गए हैं, कुछ सब पार्ट दिए गए हैं जिनमें इसके समय को डिवाइड किया गया है। जैसे कि A1 है, इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। A1 है, इसके अलावा आपका A2 है, A3 है, A4 है और A5 है, जिसमें अलग अलग प्रकार का समय दिया गया है। जैसे कि आपका एलियोजोइक है, पेलियोजोइक है, इजोइक है, मेसोजोइक है। इस प्रकार का जो समय है उसको किससे डिनोट किया गया है, आपके A1, A2, A3 और A4 और A5 तक इसको डिनोट किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं इसका अल्फाबेट B अल्फाबेट जो है वो किसके लिए यूज किया गया है, तो B अल्फाबेट को 9999 से 1000 BC के लिए यूज किया जाता है। यानी कि 9999 से लेकर 1000 BC तक के समय को दर्शाने के लिए किसका यूज किया गया है, तो ये केवल और केवल B अल्फाबेट का यूज किया गया है। इसके साथ ही आपका नेक्स्ट अल्फाबेट आता है C। इस C अल्फाबेट के द्वारा आपका 999 से 999 से 1 BC तक का समय दर्शाने के लिए किसका यूज किया गया है, आपका केवल C का यूज किया गया है। तो ये बेसिक सी बातें हैं, ये आपको यहां से पता होनी चाहिए कि A से किसको डिनोट करते हैं, कौन सा समय A अल्फाबेट के माध्यम से दर्शाया जाता है, कौन सा समय B अल्फाबेट के माध्यम से दर्शाया जाता है, और कौन सा अल्फाबेट C अल्फाबेट के माध्यम से कौन से समय को दर्शाया जाता है। तो ये आपको बेसिक सी यहां से जानकारी होनी चाहिए। आगे देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका BC का कॉन्सेप्ट यहां क्लियर है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स करेंगे, एग्जांपल्स के माध्यम से आराम से समझेंगे कि किस प्रकार बिफोर आए तो हमें किस प्रकार अंकन बनाने हैं, आफ्टर आए तो किस प्रकार अंकन बनाने हैं, अगर
समयावधि कोई दी गई हो तो किस प्रकार हम अंकन का निर्माण करेंगे, ये सारी बातें हम वहां एग्जाम्पल्स में शामिल करेंगे। अब देखिए एडी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। एडी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या दिया गया है, या फिर एडी में आपके क्या क्या आ गया है। एडी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से कहां तक है, किन वर्णों का यूज, किन अल्फाबेट्स का यूज वहां किया गया है। तो एडी के बात करूं दोस्तों मैं एडी की, तो एडी को पता है आपको, जैसे कि अभी मैंने बताया था, एडी को हम आफ्टर डेथ कहते के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को हम कहते हैं क्या भाई, ईस्वी काल, ईस्वी काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इस ईस्वी काल में कहां से कहां तक का अल्फाबेट्स दिए गए हैं, तो इसमें डी से लेकर वाई सी तक का जो अल्फाबेट है, डी से लेकर वाई सी तक के अल्फाबेट जो है वो इसमें यूज किए गए हैं। डी से लेकर वाई सी तक, यानी कि डी के बाद में जैसे ई है, एफ है, जी, एच, आई, ऐसे करके वाई सी तक के अल्फाबेट्स यहां पर काम में लिए गए हैं। अब देखिए डी से हम किसको डिनोट करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो डी वर्ण है, जो डी अल्फाबेट है, ये डी अल्फाबेट 1 से लेकर 999 एडी तक के समय को दर्शाता है। 1 से लेकर 999 तक के समय को दर्शाने के लिए किसका यूज किया जाता है, आपके केवल डी अल्फाबेट का यूज किया जाता है। यानी कि पूरे 1000 वर्षों को दर्शाने के लिए केवल एक अल्फाबेट का यूज किया गया है। कितने वर्षों को दर्शाने के लिए, 1000 वर्षों को दर्शाने के लिए, 1000 वर्षों को दर्शाने के लिए किसका यूज किया गया है, आपके डी वर्ण का यूज किया गया है। तो आपको यहां से ध्यान रखना है कि एक ऐसा वर्ण जिसमें केवल 1000 वर्षों को दर्शाया जाता है, कौन सा है, आपका डी वर्ण है, डी अल्फाबेट है। आपको पूछ लिया जा सकता है कि किस वर्ण के माध्यम से पूरे 1000 वर्षों को दर्शाया जाता है, 1000 वर्षों को डिनोट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, डी के बात हम कर चुके हैं यहां से, या फिर हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि आपको पूछा यह भी जा सकता है कि ऐसा कौन सा वर्ण है जिसके माध्यम से एक साथ 10 शताब्दियों को दर्शाया गया है। 1000 वर्ष का मतलब यहां क्या हो गया दोस्तों, आपका 10 शताब्दियां हो गया। कितनी शताब्दी, तो 10 शताब्दियों को दर्शाने के लिए केवल एक वर्ण का यूज किया गया है, वर्ण है आपका डी। डी के बाद में दोस्तों अगर हम बात करें तो डी के बाद में आपका अल्फाबेट आता है ई। पूरी 10 शताब्दियां हैं दोस्तों, ये 10 शताब्दियों की मैं बात कर रहा हूं। 11वीं शताब्दी को जब हम दर्शाते हैं तो उसको दर्शाने के लिए हमने अल्फाबेट जो काम में लिया है यहां से, वो लिया है आपका ई अल्फाबेट। और ई अल्फाबेट जो है दोस्तों वो 11वीं शताब्दी को दर्शाता है। 10 शताब्दियां यहां से कंप्लीट हो गई। इसके बाद में 11वीं शताब्दी को दर्शाने के लिए किसका यूज किया गया है, आपके ई वर्ण का यूज किया गया है, जिसमें 1000 से लेकर 1099 तक का समय दिया गया है। 1000 से लेकर 1099 तक का समय दिया गया है, जिसको हम किस के नाम से जानते हैं भाई, इसको 11वीं शताब्दी के नाम से भी जानते हैं। 11वीं शताब्दी, किसके नाम से, 11वीं शताब्दी के नाम से भी जानते हैं। 11वीं शताब्दी। ऐसे ही एफ से हम किसको डिनोट करते हैं आपके यहां, तो एफ से हम यूज करेंगे 1100 से लेकर 1199, जो कि कौन सी शताब्दी होगी, आपकी 12वीं शताब्दी होगी। ऐसे ही एफ से 12वीं शताब्दी को, जी से 13वीं शताब्दी को, एच से 14वीं शताब्दी को, आई से 15वीं शताब्दी को, जे से 16वीं शताब्दी को, ऐसे करते करते हम कहां तक पहुंच चुके हैं भाई। यहां में इसके जो टाइम दिया गया है वो वाई सी तक दिया गया है। वाई सी से जो डिनोट किया गया है लास्ट टाइम को, किसमें, कोलन क्लासिफिकेशन में। और वाई सी में जो है कौन सा टाइम दिया गया है, लास्ट टाइम जो दिया गया है दोस्तों वो 3100 से 3199 तक का दिया गया है। 3100 से 3199 तक का जो समय है वो किससे डिनोट किया गया है दोस्तों, आपके वाई सी से डिनोट किया गया है। यानी कि हम कह सकते हैं 32वीं शताब्दी तक का जो समय है
उस 32वीं शताब्दी तक के समय को किससे डिनोट किया गया है? आपके YC से डिनोट किया गया है। ऐसे ही अगर आपको पूछ लिया जाए कि वर्तमान में जो शताब्दी चल रही है उसको किससे डिनोट किया गया है? वर्तमान में आपको पता है सभी को, बेसिक सी बात है कि 21वीं शताब्दी चल रही है, हम 21वीं सेंचुरी में अभी जी रहे हैं। ओके, तो 21वीं शताब्दी को दर्शाने के लिए किसका यूज करेंगे हम? तो जैसे कि सबको पता है कि 2000 से लेकर 2099 तक का जो समय है उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम 21वीं शताब्दी कहते हैं, 21वीं शताब्दी। तो इसको दर्शाने के लिए यहाँ आपको पी अल्फाबेट का यूज किया गया है। ओके, ऐसे ही आपको पूछ लिया जाए कि 20वीं शताब्दी को दर्शाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो 20वीं जो शताब्दी है वो 1900 से लेकर 1999 तक का समय है, 1999 तक का समय है। और इसे दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं यहाँ? तो हम इसमें यहाँ एन का यूज करते हैं। ऐसे ही ये सारे जो अल्फाबेट्स है वो आपको बेसिक रूप से याद होना जरूरी है। कहीं से भी कोई भी शताब्दी का अल्फाबेट आपको पूछा जा सकता है या फिर आपको कहा जा सकता है कि इसका अंकन आप बनाइए। बिना किसी बुक के आप इसका अंकन बना सकते हो। ये बेसिक सी सारी बातें 2-4 बार आप इसको देखोगे तो आपको भली प्रकार से याद हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। ये हो गया अपना यानी कि T1 का कंसेप्ट। T1 में आपके केवल और केवल 2 ही प्रकार का समय दिया गया है, एक है आपका BC और दूसरा है आपका AD, जो मैं आपको यहां से बता चुका हूं। इसके अलावा अगर हम बात करें T2 की, अब देखिए T2 में कौन कौन सा समय आपके यहां दिया गया है उसकी बात हम कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं यहां से T2 की, तो T2 में कौन कौन सा समय दिया गया है या कौन से समय से T2 को दर्शाया गया है, तो उसकी भी बात हम यहां से शामिल करेंगे। T2 का कंसेप्ट देखेंगे। T2 जो है वो आपका किस प्रकार का समय है? सभी को पता है T2 जो है वो अनिश्चित टाइम है, कोई निश्चित समय नहीं है। T1 को निश्चित समय में दर्शाया गया है और T2 जो है उसको अनिश्चित समय के नाम से भी जाना जाता है। T2 जो है वो T2 आपके समय का द्वितीय स्तर है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? आपके T2 की बात कर रहे हैं। ओके, T2 की बात कर रहे हैं। और T2 क्या है? आपका समय एकल का या फिर टाइम आइसोलेट का समय एकल का कौन सा स्तर है? आपका द्वितीय स्तर है। तो बेसिक सी बात आपसे यहां पूछी जा सकती है कि समय एकल के द्वितीय स्तर को दर्शाने के लिए किसका यूज करते हैं या किससे द्वितीय स्तर को दर्शाया गया है? तो आपके T2 से समय के द्वितीय स्तर को दर्शाया गया है। और ये T2 जो है ये समय का, ये किस प्रकार का समय है दोस्तों? तो ये अनिश्चित प्रकार का क्या है? समय है। अनिश्चित प्रकार के समय को दर्शाने के लिए किसका यूज किया गया है? T2 का यूज किया गया है। साथ ही दोस्तों यह समय जो है ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये फेदर टाइम से संबंधित है। यह जो समय है या फिर ये T2 जो स्तर है, तो यह स्तर किससे संबंधित है? यह स्तर फेदर टाइम से संबंधित है। किस प्रकार के समय से संबंधित है दोस्तों ये? तो यह स्तर फेदर टाइम से, फेदर टाइम से संबंधित है या यह स्तर फेदर टाइम से संबंधित है, टाइम से संबंधित है। किस प्रकार के समय से संबंधित है ये? तो ये आपका फेदर टाइम से संबंधित है। साथ ही ये किस प्रकार का समय है या किस प्रकार का एकल है? तो ये अनिश्चित प्रकार का एकल है। अनिश्चित वाले जो समय है उनको दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? आपके T2 का यूज करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों इस समय एकल में किस प्रकार का समय दिया गया है या फिर किस प्रकार का समय की यहाँ गणना की जाती है? तो दोस्तों इसमें किस प्रकार का समय यूज किया गया है? तो दोस्तों यहाँ दिन रात, अनिश्चित समय कौन सा है? जहां दिन रात है, जिसमें क्या है भाई आपका दिन और रात है। दिन रात के अलावा मैं बात करूं तो सर्दी गर्मी है, आपका कोई यानी मौसम है।
सर्दी गर्मी। सर्दी गर्मी के अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां से, तो कोई सूखा है, कोई आर्द्र है, बर्फीला है, ये क्या है आपका, ये अनिश्चितकालीन समय है, यानी कि निश्चित नहीं है। तो सर्दी गर्मी हो गई आपकी, दिन रात हो गई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां सूखा आर्द्र, सूखा या फिर आर्द्र, ये भी क्या है आपका अनिश्चितकालीन समय के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अगर दोस्तों आपको पूछ लिया बताया जाए कि बर्फीला, बर्फीला किस प्रकार का समय है, बर्फीला, तो ये बर्फीला जो समय है दोस्तों ये भी क्या है आपका अनिश्चितकालीन समय के अंतर्गत आता है। तो समय एकल के द्वितीय स्तर की हम बात कर रहे हैं। द्वितीय स्तर को T2 से डिनोट करते हैं। इसके साथ ही T2 के अंदर जो है वो अनिश्चितकालीन समय को दर्शाया गया है। यह किस प्रकार के समय से संबंधित है, तो यह आपका फेदर टाइम से संबंधित है। इसमें किस प्रकार के समय की गणना की जाती है, तो इसमें दिन रात है आपका। दिन रात के अलावा दोस्तों बात करें तो सर्दी गर्मी है, सूखा आर्द्र बर्फीला, ये सारा जो समय है वो किसके अंतर्गत आता है, आपके T2 के अंतर्गत आता है। अब देखो इसको प्रदर्शित करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ये बात आपके लिए बेहद जरूरी है। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए किसका यूज करते हैं दोस्तों, प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए या इसको दर्शाने के लिए, इस प्रकार के समय को दर्शाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो इसको दर्शाने के लिए अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही जो रोमन अक्षर है उन रोमन अक्षरों का प्रयोग भी कई जगह किया गया है। किसको दर्शाने के लिए, आपके T2 को दर्शाने के लिए। तो हम कह सकते हैं इसको प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी के छोटे अक्षर यानी कि स्मॉल लेटर्स का प्रयोग किया गया है, या हम कह सकते हैं रोमन लघु अक्षरों का प्रयोग किया गया है। रोमन लघु अक्षरों का प्रयोग किया गया है, यानी कि अंग्रेजी के छोटे अक्षर और छोटे अक्षरों के साथ ही किस प्रकार के गणितीय जो अंक है दोस्तों उनका भी प्रयोग यहां से किया गया है। जैसे कि मैं आपको बताऊं यहां से, जैसे आपका दिया गया है N5 जो है N5, तो ये N5 में क्या है, ये अंग्रेजी का छोटा अक्षर है N, और ये क्या आपका गणितीय यानी कि रोमन जो अक्षर होते हैं वो है। इसके साथ ही दोस्तों आगे हम बात करें कि किस प्रकार इस समय को दर्शाया गया है या फिर इस समय के जो सिंबल्स है वो कौन कौन से हैं, उसकी बात हम यहां से बेसिक से कर लेते हैं। जैसे कि C से किसको डिनोट किया गया है, आपका C से स्मॉल C है दोस्तों। यहां से बात करेंगे हम, जो भी मैं लिखूंगा यहाँ पर अल्फाबेट वो सारे क्या रहेंगे, आपके स्मॉल वर्ण रहेंगे, ओके, स्मॉल अल्फाबेट रहेंगे। तो C से जैसे डिनोट किया है डे टाइम को, डे टाइम को, C से किसको डिनोट किया जाता है, डे टाइम को। ऐसे ही आपका जो स्मॉल D है उससे किसको डिनोट किया जाता है, नाइट को डिनोट किया जाता है। ऐसे ही आपका E स्मॉल लेटर है या स्मॉल अल्फाबेट E है, उससे आपका किसको डिनोट करते हैं, ट्विलाइट को, ट्विलाइट को डिनोट करते हैं। ऐसे ही N से सीजन्स को डिनोट किया जाता है, N3 से समर को डिनोट किया जाता है, N5 से आपका ऑटमन को डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक सी जानकारी थी बिल्कुल, और इस जानकारी के माध्यम से हम आगे जो प्रैक्टिकल की जो क्लास है उस क्लास को यहाँ से करने वाले हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं जब तक हमें ये पता नहीं हो कि किस प्रकार का समय का यूज यहाँ किया गया है या फिर इसको दर्शाने के लिए किस प्रकार का समय काम में लिया जाता है। आगे हम प्रैक्टिकल जो करेंगे दोस्तों वो करेंगे आप शुरू से BC से स्टार्ट करेंगे हम, कि BC का जो कॉन्सेप्ट है वो किस प्रकार क्लियर करेंगे या फिर उसका जो अंकन बनाएंगे वो किस प्रकार बनाएंगे। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूं, यहां से इसकी टेबल दी गई है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ये चैप्टर नंबर कितने पे चैप्टर पे दी गई है आपका, तो चैप्टर नंबर 3 पे ये टेबल दी गई है आपकी। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 पर इसको दर्शाया गया है। और कॉलोनी क्लासिफिकेशन का जो सेकंड पार्ट है शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन, उस शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन में आपका दिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हो ये है आपका आइसोलेट इन क्रोनोलॉजिकल डिवीजन में भी इसका यूज किया जाता है, जिसमें ए से आपका जो बिफोर 9999 BC है इसको दर्शाने के लिए किसका यूज किया गया है, आपका
ए का यूज किया गया है, ए सिंबल का यूज किया गया है। इसके साथ ही मैंने बताया था आपको कि ए को कई सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि A1 जो है वो आपका इजोइक काल है, A2 जो है वो पेलोजोइक काल है, A3 है वो मेसोजोइक काल है, A4 जो है वो केनियोजोइक काल है, A5 को क्वाटरनरी काल से डिनोट किया गया है। इसके साथ ही B1 जो है बी अल्फाबेट है, इसको 9999 से, यहाँ देख सकते हो 9999 से 1000 BC का जो समय है उसको किससे डिनोट किया जाता है, तो उसको बी से डिनोट किया गया है या बी से दर्शाया जाता है। ऐसे ही सी से दर्शाने के लिए 9999 से 1 BC का समय दिया गया है, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आपके सी से प्रदर्शित करते हैं। साथ ही यहां तक केवल और केवल ये क्या है, आपका BC का कंसेप्ट है। उसके बाद में जो टाइम शुरू होता है वो शुरू होता है आपके AD का। अब देखिए AD का जो समय है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपको ये भी बेसिक रूप में पूछा जा सकता है कि AD का समय जो है वो कहाँ से शुरू होता है। तो AD का समय D से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, आपके D से शुरू होता है। D जो अल्फाबेट है वो पूरे 1000 वर्षों को डिनोट करता है। 1 से लेकर 9999 AD तक का जो समय है उसको डिनोट किससे करते हैं हम, तो उसको डिनोट केवल और केवल D वर्ण से करते हैं। आगे हम इसको अलग अलग शताब्दियों के रूप में डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके हम इसका यूज जो है अंकन बनाने में करेंगे। इसके साथ ही ई वर्ण जो है, ये देखो यहां से जो डी है, ये डी क्या है, 1 से लेकर 9099 तक, यानी कि पूरे कितने वर्ष है भाई, 1000 वर्षों को यहां दर्शाया गया है। 1000 वर्षों को, या फिर हम कह सकते हैं इसको दर्शाने के लिए 10 शताब्दियों को केवल और केवल एक वर्ण से दर्शाया गया है। कितनी शताब्दियों को, 10 शताब्दियों को। 10 शताब्दियों को दर्शाने के लिए किसका यूज किया गया है, डी वर्ण का यूज किया गया है। 1 से लेकर 999 एडी तक का जो समय है उसको हम 10 शताब्दियों के रूप में दर्शाते हैं। किससे, केवल और केवल डी अल्फाबेट से। 11वीं जो शताब्दी है उसको ई से दर्शाया गया है। ये क्या है, आपकी 11वीं शताब्दी है। 11वीं शताब्दी है जिसमें 1000 से लेकर 1099 एडी तक का समय दिया गया है। 12वीं शताब्दी ऐसे ही 1100 से लेकर 1199 तक को दर्शाया गया है। एफ से, जी से की अगर बात करें तो 1200 से 1299 तक को, एच से 1300 से 1399, आई से की अगर बात करें आई से तो आई से 1499 को, ऐसे ही जे से दर्शाया गया है 1500 से लेकर 1599 तक को। पूरे कितने हैं दोस्तों, ये पूरे 100 वर्षों का समूह है, यानी कि टोटली एक एक शताब्दियों का यहाँ समूह दिया गया है। किसके बाद में केवल एक वर्ण ऐसा है डी, जिसमें केवल आपकी 10 शताब्दियां एक साथ दी गई है। बाकी आगे सारी जो है वो अल्फाबेटिकली डिवाइड की गई है। केवल और केवल 100 वर्षों का समूह है प्रत्येक शताब्दी में, यानी कि एक शताब्दी यहाँ एक वर्ण से दर्शाई गई है। ऐसे ही जे तक हो गया। आपको नीचे वाला सिस्टम अभी नहीं देखना है, नीचे वाले सिस्टम के लिए हम आगे बात करेंगे। T2 की जब हम बात करेंगे वहां, तो यहां आपको देखना है जे के बाद में क्या है, आपका के है। के में कितना, कौन सी शताब्दी दर्शाई गई है, तो 1600 से 1699, यानी कि 17वीं शताब्दी को किससे डिनोट किया गया है, आपके 17वीं शताब्दी को के से डिनोट किया गया है। ऐसे ही के बाद अगर बात करें तो एल है, एम है, एन है। अब देखो एन जो है वो एन किससे दर्शाया गया है, 1900 से लेकर 1999 एडी तक का जो समय है उसको हम एन से डिनोट करते हैं। इसके बाद में इसमें ओ नहीं दिया गया है। देखिए ओ यहां से क्या है भाई, मिस प्रिंट है, यहाँ ओ का यूज नहीं किया गया है, क्योंकि ओ का यूज जो है दोस्तों वो, अब अगर हम ओ का यूज करते हैं तो जीरो और जो है वो क्या है, ओ सेम से है, ठीक है। और इस ओ का यूज कहाँ किया गया है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने फेज रिलेशन में भी इसका यूज किया है, इसलिए उसने क्या नहीं किया, यहाँ पर ओ का यूज नहीं किया। ओके, तो एन से किसको, 19वीं शताब्दी को। उसके बाद में पी, सॉरी एन से 20वीं शताब्दी को, 1900 से लेकर 1999 20वीं शताब्दी को दर्शाया गया है। पी से 2000 से 2099, यानी कि वर्तमान जो समय चल रहा है वो कौन सा है भाई आपका, उसको किससे डिनोट करेंगे, तो पी से डिनोट करेंगे। इसमें आपका 2000 से लेकर 2099 यानी कि 21वीं शताब्दी को इसमें दर्शाया गया है। ऐसे करके ये आगे तक है, वी तक है, वी डब्ल्यू
अक्ष और अक्ष के बाद वाई। और वाई के देखिए आप यहाँ से 3 पार्ट दिए गए हैं वाई के, जेड नहीं दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि जेड का यूज हम कहाँ करते हैं दोस्तों, जेड का यूज हम मेन क्लासेस में करते हैं, जिसमें स्मॉल जेड का यूज पहले कर लिया गया था जनरेलिया में, और कैपिटल जो जेड है वो आपकी क्या है भाई, लो की मेन क्लास है। तो यहाँ जेड का यूज भी यहाँ नहीं किया गया है। तो वाई सी तक इसको दर्शाया गया है। वाई सी यानी कि 3100 से लेकर 3199 तक का जो समय है उसको किससे दर्शाया गया है, वाई सी से दर्शाया गया है, जो कि 32वीं शताब्दी को डिनोट करता है या 32वीं शताब्दी को दर्शाता है। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा याद करना है, 2-4 बार आप इसको भली प्रकार से देखोगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। इसके बाद में नीचे दिया गया है आपका T2, यानी कि फेदर टाइम यहां से आपको दिया गया है। T2 क्या है आपका, फेदर टाइम है, और ये फेदर टाइम यहाँ पर आपको दिया गया है। देखिए यहाँ से फेदर टाइम, और फेदर टाइम को हम किससे दर्शाते हैं दोस्तों, तो इसको दर्शाने के लिए हम T2 का यूज करते हैं। अब आगे देखिए T2 में और कौन कौन से टाइम्स की बात यहाँ की गई है। तो T2 में अनिश्चित समय का यूज किया गया है, जैसे डे नाइट है, तो डे नाइट को हम किससे दर्शाते हैं, स्मॉल सी से दर्शाते हैं डे टाइम को। इसके अलावा नाइट को दर्शाने के लिए स्मॉल डी का यूज किया गया है। ई के लिए, ट्विलाइट के लिए ई का यूज किया गया है। ऐसे ही एन के लिए सीजन्स का N1 स्प्रिंग है, और N3 आपकी क्या है दोस्तों, N3 को दर्शाने के लिए समर का यूज किया गया है, या फिर समर को दर्शाने के लिए N3 का यूज किया गया है। ऐसे ऑटोमन को दर्शाने के लिए N5 का यूज किया गया है। विंटर यानी कि सर्दियों को दर्शाने के लिए N7 का यूज किया गया है। तो ये सारा समय आपको T2 में यहाँ दिया गया है। ओके, तो आगे हम बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए हम अपना कंसेप्ट जो है वो यहाँ से क्लियर करेंगे, प्रैक्टिकल रूप में इसको यहाँ से क्लियर करने वाले हैं। प्रैक्टिकल देखेंगे कौन से प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। बीसी का अगर आपको समय दिया गया है तो वो बीसी का समय हम कैसे क्लियर करेंगे, या किस प्रकार उसका अंकन बनाएंगे। इसके अलावा टाइम अगर आफ्टर रूप में दिया गया है या फिर बिफोर रूप में दिया गया है तो उसका अंकन हम किस प्रकार बनाएंगे। तो ये सारा कंसेप्ट हम यहाँ से क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम बीसी का कंसेप्ट लेंगे, और बीसी के कंसेप्ट को देखिए दोस्तों, प्रदर्शित करना वैसे आसान काम नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के समय की जो गणना है वो विपरीत दिशा में की जाती है। बीसी का जो समय है उसको दर्शाना ऐसे आसान नहीं है, क्योंकि उसके समय की गणना किस दिशा में की जाती है, आपके विपरीत दिशा में की जाती है। क्योंकि इस प्रकार के समय की गणना विपरीत दिशा में की जाती है ताकि पुस्तकों को हम क्या कर सकते हैं, उनके सहायक क्रम में या उनके बढ़ते हुए क्रम में अरेंजमेंट कर सके। तो बढ़ते हैं, बीसी का कंसेप्ट है यहाँ से, बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, या फिर हम कह सकते हैं ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का जो समय है उसको हम किस प्रकार दर्शाएंगे। ओके, तो दोस्तों इसके लिए देखिए बीसी के समय को दर्शाना आसान नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो समय दिया गया है ये किस दिशा में दिया गया है, आपकी विपरीत दिशा में दिया गया है। ओके, विपरीत दिशा में देखिए कैसे दिया गया है, जैसे कि आपको दिया गया है ये 9999 से 1000 बीसी। विपरीत दिशा में कैसे, 9999 से 1000 बीसी। 9999 से 1000 बीसी का जो समय दिया गया है ये किस दिशा की ओर बढ़ रहा है दोस्तों, ये उल्टी दिशा की ओर बढ़ रहा है, विपरीत दिशा की ओर बढ़ रहा है। तो इसको प्रदर्शित करना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों एक विधि अपनाई गई थी जिसे डॉक्टर एस रंगनाथन ने मेथड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स का नाम दिया था। किस विधि का यूज करते हैं ऐसे समय को दर्शाने के लिए, मेथड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स विधि का यूज करते हैं। तो इस समय को दर्शाने के लिए आपको देखो बेसिक सी यह बात पूछी जा सकती है कि बीसी के समय को दर्शाने के लिए किस विधि का यूज किया जाता है, या डॉक्टर एस रंगनाथन ने उस विधि को किस नाम से डिनोट किया था, या किस नाम से उसको प्रदर्शित किया था। तो इस समय को दर्शाने के लिए डॉक्टर एस रंगनाथन ने मेथड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट विधि का यूज किया था। मेथड ऑफ कॉम्प्लीमेंट, मेथड ऑफ कॉम्प्लीमेंट इस विधि को नाम दिया गया था। अब इस विधि के अंतर्गत देखिए दोस्तों हम करते क्या हैं,
इस विधि के अनुसार दोस्तों यदि ईसा पूर्व के किसी ऐसे वर्ष को दर्शाना है जो कि 9,999 से 1000 BC के अंतर्गत आता है, तो हम क्या करते हैं, तो जिस समय के बारे में पूछा जाता है या फिर जिस समय का अंकन हमें निकालना है, जिसका समय निकालना है, ऐसा कोई हमें जैसे दे दिया आपको दे दिया 8000 BC का आप क्या बताइए अंकन बताइए, या फिर 8000 BC का आप समय निकालिए। तो इस प्रकार के विधि में हम क्या करते हैं, ये जो 9,999 दिया गया है इसमें से हम क्या कर देंगे, 9,999 में से हम 8000 को क्या कर देंगे भाई, लेस कर देंगे। और लेस करने के बाद में हम क्या करेंगे, BC को हम किससे दर्शाते हैं, BC को हम B से प्रदर्शित करते हैं ना, तो बाद में हम ये B जो है वो B किस में जोड़ देंगे, ये किस में ऐड कर देंगे, बाद में ये B हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा भाई, अंकन यहां से बन जाएगा। इसकी विधि को हम लिखते हुए चलेंगे यहां से, मेथड ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ऐसी विधि डॉक्टर S.R. रंगनाथन के द्वारा दी गई थी, जिससे हम BC के समय को निकाल सके। किस नाम से जानी जाती है, मेथड ऑफ कॉम्प्लीमेंट के नाम से जानी जाती है। अब इसको हम जो कॉन्सेप्ट है, इस विधि के द्वारा हम कैसे अंकन बनाते हैं, इसको लिखते हुए यहां से चलेंगे हम। तो सबसे पहले इसको डिनोट किस समय, BC का जो समय है इसको डिनोट हम किससे करते हैं, B से इसको डिनोट करते हैं। ओके, ये ध्यान आपको रहना चाहिए। और BC का जो समय है वो 9,999 से 1000 BC तक का जो टाइम है उसको हम केवल और केवल किससे डिनोट करते हैं, B से डिनोट करते हैं। अब यहां से हम लिखेंगे कि ये जो मेथड ऑफ कॉम्प्लीमेंट है, इस विधि के द्वारा हम किस प्रकार अंकन बनाते हैं। तो दोस्तों इस विधि के अनुसार यदि ईसा से पूर्व है, इस विधि के अनुसार यदि ईसा से पूर्व है, यदि ईसा से पूर्व है, ईसा से पूर्व है, इस विधि के अनुसार यदि ईसा से पूर्व के किसी, ईसा से पूर्व के किसी ऐसे वर्ष को ईसा से पूर्व ऐसे वर्ष को दर्शाना है, ऐसे वर्ष को दर्शाना है जो 9,999 से 1000 BC के अंतर्गत आता हो, 1000 BC के अंतर्गत आता हो। तो उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, तो जिस ईसा के पूर्व के वर्ष की संख्या ज्ञात करनी है, उसको हम 9,999 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। और उसके पहले हम जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या में हम क्या कर देंगे, B जोड़ देंगे, या फिर उसमें B हम ऐड कर देंगे। तो हमारा जो अंकन है वो अंकन बनकर तैयार हो जाएगा। टाइम आइसोलेट जो हमें निकालना है जिस वर्ष का, वो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। तो इसका हमने लिखा कि यदि ईसा से पूर्व के किसी ऐसे वर्ष को दर्शाना है जो 9,999 से 1000 BC के अंतर्गत आता है, तो जिस ईसा से पूर्व के वर्ष की संख्या ज्ञात करनी है, तो जिस ईसा से पूर्व के वर्ष की संख्या ज्ञात करनी है, उसे हम क्या करेंगे, उसे हम 9,999 में से घटा देंगे। ठीक है, 999 में से घटा देंगे, और जो संख्या प्राप्त होगी, जो समय प्राप्त होगा उसमें हम क्या कर देंगे, उसमें हम B का जो है वो जोड़ देंगे। ओके, B ऐड कर देंगे, B को हम उसमें जोड़ देंगे। जो भी हमें समय प्राप्त होगा उसमें क्या जोड़ देंगे, B जोड़ देंगे। इसका एग्जाम्पल करेंगे तो आपको भली प्रकार से समझ में आ जाएगा। इस प्रकार की परिभाषा की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं। देखिए, जैसे आपको टाइटल दिया हुआ है, जैसे आपको दिया हुआ है 1500 BC का समय बनाना है, आपको 1500 BC का समय बनाना है। किस प्रकार बनाओगे, या आपको दे दिया जाए कि कोलन क्लासिफिकेशन के
अकॉर्डिंग या कोलन क्लासिफिकेशन के 6वें संस्करण के अकॉर्डिंग 1500 बीसी का समय संकेतन क्या होगा। तो आपको 1500 का समय संकेतन बनाना है तो क्या करोगे आप, सबसे पहले 9999 में से माइनस करोगे किसको, 1500 को। 9999 किसको माइनस करोगे, 1500 को। 1500 को माइनस करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा आपका 8499। ओके, 8499 आ गया आपके पास। अब क्या करोगे, इसमें आप बी ऐड कर दोगे। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे भाई, बी ऐड कर दोगे, बी जोड़ दोगे इसमें। तो आप क्या लिखोगे, बी 8499। तो ये क्या आपका समय संकेतन प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से समय का अंकन बनकर तैयार हो जाएगा। और देखते हैं, ऐसे कंसेप्ट करेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इस प्रकार के कंसेप्ट में। जैसे आपको टाइम दिया गया हो 9000 बीसी का, आपको समय संकेतन बनाना हो या फिर समय का अंकन बनाना हो, किस प्रकार बनाओगे, बिल्कुल सेम कहानी है। जैसे आपको 9999 में से इसको क्या करोगे, आप लेफ्ट कर दोगे और लेस करोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ से 999 बच जाएगा। ठीक है, 999 बचेगा तो इसमें आप क्या ऐड कर दोगे, शुरुआत में यहाँ बी ऐड कर दोगे, ये आपका अंकन बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे ही आपको दे दिया जाए, कोई भी समय दे दे आपको, लेकिन वो रेंज में, इसी रेंज में होना चाहिए, यानी कि ये 4 अंकों वाली जो रेंज है इसी रेंज में आपकी होना चाहिए। ये इसकी शर्त है एक तरीके से। इसके साथ ही जैसे आपको दे दिया 2500, 2500 बीसी दे दिया आपको। 2500 बीसी को कैसे बनाओगे, वही सेम कहानी है। 9999 में से आप क्या करोगे, इसको लैप्स करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7499 आ जाएगा। 7499 में पहले आप क्या ऐड कर दोगे, बी ऐड कर दोगे, आपका नंबर बनकर तैयार हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, इसी प्रकार अगर आपको, ये हो गई आपकी 4 रेंज वाला। ओके, यानी कि 9999 बीसी का। ऐसे ही आपको अंकन बनाना है। ऐसे मानो आपको टाइम दे दिया जाए कि 750 बीसी का समय बनाओ। अब 750 बीसी का समय आप कैसे बनाओगे, तो ये बिल्कुल कहानी वही है, बिल्कुल सेम है, लेकिन आपकी रेंज चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने यहां आपको बताया था पिछली क्लास के माध्यम से, यहां मैंने आपको बताया कि हम बी से किसको डिनोट करेंगे, 9999 से 1000 बीसी को हम किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। ऐसे ही 999 से लेकर 1 बीसी तक के समय को दर्शाने के लिए हम सी का यूज करेंगे। तो अगर 750 आएगा तो 750 किस रेंज में आएगा, 750 बीसी की अगर हम बात करेंगे तो ये किस रेंज में आएगा, आपको भी पता है कि यहाँ केवल 3 ही अंक है और यहाँ आपको देख लेना है कि 3 ही अंक है। ठीक है, तो ये इस रेंज में आ जाएगा। अगर आपको इसका नंबर बनाना है तो आप किस में से लेफ्ट करोगे, तो आप 999 में से लेफ्ट करोगे। जैसे आपको 999 दे दिया तो 750 बीसी का आपको समय निकालना है, तो आप क्या करोगे, 9 4 और 2 यानी 249 आ गया आपका, 249 आ गया। तो 249 का आप कैसे बनाओगे, 249 का आप कैसे बनाओगे, स्टार्टिंग में आप लिखोगे सी और 249, तो ये आपका अंकन बनकर तैयार हो जाएगा। ओके, ये इसका क्या हो जाएगा भाई, समय संकेतन बन जाएगा। ऐसे ही देखो और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, यहां से और एग्जांपल्स करते हैं। सिर्फ ध्यान यही रखना है आपको कि 999 के तो हम किससे डिनोट करते हैं, 999 को दर्शाने के लिए हम सी का यूज करते हैं, और 9999 को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, 9999 को दर्शाने के लिए हम बी का यूज करते हैं। ये बी और सी का कंसेप्ट है। करना कुछ भी नहीं है, इनमें से घटाना है, और घटाने के बाद में अगर बी वाली रेंज में है तो बी ऐड कर देना है स्टार्टिंग में, और अगर सी वाली रेंज में है तो आपको सी ऐड कर देना है। अब देखिए, जैसे आपको दे दिया जाए 700 बीसी दे दिया जाए आपको, 700 बीसी लैप्स करोगे, क्या बचेगा, 299 बचेगा। 299 में आप सी ऐड कर दोगे, क्या हो जाएगा, सी 299 बीसी। ओके, ये क्या आ गया आपका, इसका समय आ गया। बस इसी प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि 250 बीसी का समय संकेतन क्या होगा। तो 999 में से आप क्या कर दोगे, लैप्स कर दोगे, कितना बचा, 9 4 और 7। ठीक है, 749 आ गया, तो सी ऐड कर दोगे, ये 749 बीसी जो है क्या है, इसका समय संकेतन है। इसके साथ ही दोस्तों ऐसे आपको दे दिया जाए 900 बीसी का दे दिया जाए तो भी आप कर लोगे। 900 बीसी का दे दिया जाए तो किसमें से लैप्स करेंगे आप, 900 को
999 में से लैप्स करेंगे और आपके पास 99 बच जाएगा। 99 को हम सी से डिनोट कर देंगे, सी 99 आपका क्या हो जाएगा, समय संकेतन हो जाएगा। बस इतना सा खेल है इस विधि में, और कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको बी और सी का जो कंसेप्ट है वो यहां से ध्यान रखना है। आगे दोस्तों हम बात करेंगे। अब देखिए इसमें कई बार क्या होता है, समय पूछ लेता है, जैसे कि आपको आफ्टर का पूछ ले कि आफ्टर 1950, ऐसे आपको दे दिया जाए आफ्टर 1950, या फिर आपको दे दिया जाए बिफोर आपको बिफोर 2022 दे दिया जाए, बिफोर 2022, या फिर आपको दोस्तों T1 और T2 दोनों समय एक साथ दे दिए जाए। जैसे कि आपको दे दिया, आपको ऐसे मानो कि आपको दे दिया यहां से 19वीं शताब्दी की ग्रीष्म ऋतु। तो इस प्रकार का समय जो है वो आप किस प्रकार बनाओगे, तो ये सारी बातें भी हम यहां से शामिल करेंगे। तो आगे हम ईसा जो काल है या फिर ईसा का जो समय है, यानी कि एडी का जो कंसेप्ट है, उस एडी के कंसेप्ट को भी हम क्लियर करेंगे। तो जो बेसिक सी बात है वो यहां से कर लेते हैं। एडी यानी कि आफ्टर डेथ की मैं बात कर रहा हूं, ईसवी काल की बात कर रहा हूं मैं। ईसवी काल को हम कैसे बनाएंगे, तो ईसवी काल को आपको पता है कि ईसवी काल की जो शुरुआत है वो शुरुआत कहां से मानी जाती है, आपकी ईसवी काल की शुरुआत आपकी डी से मानी जाती है। डी जिसमें पूरे कितने 10 शताब्दियों का समय दिया गया है। कितनी शताब्दियों का, 10 शताब्दियों का समय इसमें दिया गया है। 10 शताब्दियों का समय दिया गया है, या फिर हम कह सकते हैं पूरे कितने वर्ष दिए गए हैं, 1000 वर्ष इसमें दिए गए हैं। तो ये डी से लेकर, यानी कि एडी का जो समय है वो डी से लेकर वाई सी तक प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो इसमें समय हम कैसे बनाएंगे, कई इसमें और भी कंसेप्ट है। एलईडी का कंसेप्ट है इसमें, एलईडी यानी कि लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेट। एलईडी हम कैसे बनाएंगे, एलईडी में जैसे कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने प्रत्येक शताब्दी को कितने भागों में, 5 भागों में डिवाइड किया था, 2-2 वर्षों के समूह में डिवाइड किया था। कई बार एग्जाम में प्रश्न इसे एलईडी से ये भी पूछा गया है कि एलईडी की समय सीमा क्या है या फिर एलईडी की समय अवधि क्या है। तो इसकी भी बात करेंगे, लेकिन इसकी जो बात करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहां से अभी तो शुरुआत है, ये तो बेसिक है। आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसका जो टिपिकल कंसेप्ट है वो बढ़ता जाएगा, लेकिन टिपिकल आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़ोगे और निरंतर प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल भी यहां से प्रैक्टिकल आपके लिए किसी प्रकार से हार्ड नहीं रहेगा, किसी प्रकार से आपके लिए कठिन नहीं रहेगा। आप इजीली सब कुछ कर सकते हो। यहां से जुड़े रहिए आप हमारे साथ। अगर इस कंसेप्ट को, इस वीडियो क्लासेस को अगर आप YouTube के माध्यम से देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नेक्स्ट समय में जो भी वीडियो पब्लिश्ड हो वो आपको समय पर मिलती रहे, या फिर उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।